हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एज वेदांत क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के परिचय जान लेते हैं। चलिए बिना वक्त करते शुरू करते हैं। भारत का परिचय जानते हैं। भारत का परिचय क्या है? ठीक है, तो पहला, भारतीय इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है। दूसरा, अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक विकसित और शक्तिशाली देश था। जब अंग्रेज के शासन से पहले जो था भारत, उस समय बहुत ही शक्तिशाली और विकसित देश था। तीसरा, ये समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। ठीक है, तो ये वो समय था, काल के समय की बात है। चौथा, इसके कारण 1850 प्लासी युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। जब प्लासी युद्ध हुआ था 1850 में तो अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, तो उसके चलते। पांचवा, जिससे ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया, परंतु आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, तो इसमें ये पांचों पॉइंटों को मिला के देखिए, पढ़िए। भारत इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है। अंग्रेजी शासन से पहले भारत एक विकसित और शक्तिशाली देश था, और ये वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। इसके कारण 1850 प्लासी युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। पांचवा, इससे ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया, परंतु आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ये इस तरह पॉइंट करके पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ऐसे मिला के मिक्स भी और पॉइंट के हिसाब से नंबर ज़्यादा मिलता है। इस अध्याय में हम 1922 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कब, क्या और कैसे हुआ, इन सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कब, कैसे और क्या हुआ, इन सब के अध्ययन कर देंगे इस चैप्टर में। तो आइए, भारत के लोग राउलेट का एक्ट के विरोध में क्या थे? भारत के लोग राउलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? राउलेट एक्ट जो था उसके विरोध में क्यों थे भारत के लोग? तो आइए जान लेते हैं। राउलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिससे भारतीय पर बिना किसी तरह के मुकदमे चलाए, ठीक है, बिना किसी मुकदमे चलाए उनको क्या किया जाता था? ठीक है, जैसे भारतीय बिना मुकदमा चलाए शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता। उन्हें शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था बिना किसी मुकदमा चलाए। 2 साल तक जेल में बंद किया जाता था। तो राउलेट एक्ट में ऐसा कुछ था। ठीक है, राउलेट एक्ट भारतीयों के लिए काला कानून था। इसके द्वारा सरकार क्रांतिकारियों एवं देश शक्ति को कैद कर आंदोलन को समाप्त करना चाहती थी। इसलिए भारत के लोग राउलेट एक्ट के विरोध में थे। तो भारत के लोग क्यों विरोध में थे? क्योंकि उसमें ऐसा था कि कानून बना दिया गया था जिसमें कि बिना मुकदमे चलाए आपको खाली शक के दायरे में रख के आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिससे कि क्रांतिकारियों और लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिससे कि लोग क्रांति ना कर सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले विश्व युद्ध के, ठीक है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्या विरोध के क्या फायदे हुए थे? तो आंसर देख लें। तो प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 ईस्वी में हुआ था। इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। क्या क्या प्रभाव पड़ा था वो भी देख लेते हैं, क्या क्या व्यापक प्रभाव था। तो पहला, भारतीयों का विश्व में संपर्क। तो भारत के लोग थे, उसका विश्व में संपर्क हुआ था। इस युद्ध में भारतीयों को भी भर्ती किया गया था। उन्हें वहाँ के स्वतंत्रता का अनुभव हुआ और उनमें आत्मविश्वास जगा कि वे ऐसी स्थिति को भारत में भी विकसित करने के लिए तत्पर हो गए। ठीक है, जब उनको शामिल किया गया तो उन्होंने देखा, फिर उनको आत्मविश्वास हुआ कि ऐसे भी हम लोग भी कर लेंगे भारतीयों के लिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ थी। दूसरा, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या है? युद्ध के अधिक व्यय के कारण ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीयों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अतः प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों ने ज़्यादा भाग लिया। ठीक है, आर्थिक स्थिति के प्रमुख कारण थे, क्या थे वो देख लिए। तो तीसरा, युद्धकालीन परिस्थिति। विश्व युद्ध में भारत को ना चाहते हुए भी गुलामी के कारण युद्ध में भाग लेना पड़ा। यह उनके अनेक भारतीयों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनके मन में
राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, जिससे कि आंदोलन का विस्तार प्रसार जो है। फिर उसके बाद चौथा, युद्ध की संधियाँ। ऑटोमन सम्राट पर थोपी संधियों के कारण मुस्लिम नेता नाराज हो गए, जिसके कारण इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन का तेजी से बढ़ावा दिया। मुस्लिम भी लोगों ने तेजी से बढ़ावा दिया था। और पांचवा क्या है? पांचवा देखिए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ईस्वी में अंग्रेजों सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट प्रसार किया। इस एक्ट ने क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने की बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता में भी राष्ट्रीय भाव जो पनप गई थी। और फिर क्या हुआ? इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रथम विश्व युद्ध ने जो भारत में थे राष्ट्रवाद की भावना को प्रथम उन्होंने बहुत अच्छे से वो किया था। ठीक है। और नेक्स्ट है, उपनिवेश में राष्ट्रवाद की उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में से जुड़ी हुई क्यों थी? तो उपनिवेश में जो राष्ट्रीय प्रक्रिया उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, क्यों? आंसर है, उपनिवेश में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि औपनिवेशिक शासकों के बीच संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उनका समान रूप से उत्पीड़न और दमन हुआ था। इस साझा अनुभव ने उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया। वे यह जान गए थे कि विदेशी शासकों को एकजुट होकर ही बाहर निकाला जा सकता है। उनकी इस उपनिवेशिक विरोधी भावना ने भी राष्ट्रवाद के उदय में सहायता पहुंचाई। ठीक है, क्या था ये सब पहुंचा। असहयोग आंदोलन क्या है? ठीक है, अब असहयोग आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन क्या है? तो ठीक है, तो गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग पाकर ठीक है वापस ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। जो अपने अंदर के लोग थे उनकी वजह से जो अंग्रेज लोग थे वो जी रहे थे, खा पी रहे थे, अगर वो अपना सहयोग वापस ले ले तो वो साल भर के अंदर ढह जाएगी। ठीक, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? असहयोग आंदोलन को वापस लेने का आंसर है, चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। ठीक है, 5 फरवरी डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी। ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी की घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और लेने के लिए फैसला किया था, क्योंकि गोरखपुर के चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्वक जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। जनता ने आवेश में आकर थाने और कई सिपाहियों की हत्या कर दी। ठीक है, और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना के बाद इस आंदोलन ने अपना अहिंसात्मक रूप खो दिया और जनता में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ने लगी। ठीक है, तो अहिंसा जिसके लिए अहिंसा के लिए चालू किया गया था वो हिंसक हो चुका था। अतः गांधी जी ने फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो असहयोग के खिलाफ क्या सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह का मतलब क्या? सत्याग्रह का मतलब देखिए, आइए। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और असत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, ठीक है, अन्याय के खिलाफ है, तो सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे भी सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झकझोरना होता है। ठीक है, झकझोरना होता है। ठीक है, झकझोरना जो भी समझ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के द्वारा चलाए गए या आयोजित किए गए सत्याग्रहों का वर्णन। ठीक है, तो इसका वर्णन कर लेते हैं। क्या है?
भारत में आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नस्लभेदी अंग्रेजी सरकार से वहां सत्याग्रह के द्वारा सफलतापूर्वक लोहा लिया। भारत में आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह किया। ठीक है, वहाँ से लोहा लेने के बाद फिर यहाँ पे आने के बाद कई जगह सत्याग्रह किया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में तथा गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। ठीक है, 1918 में गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद गए थे। ठीक है, फिर जालियाबाग हत्याकांड देख लीजिए। जालियाबाग हत्याकांड क्या हुआ था? तो जालियाबाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरोध पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोश थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियाबाग में एक जनसभा आयोजित करने की घोषणा की गई। लोगों को वहां एकत्रित होने दिया गया। जब लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए तो वहाँ जनरल डायर सिपाहियों को लेकर बाग में जा पहुंचा। बाग में नहीं, वो एक तरीके का किला था। ठीक है, वो बाग नहीं था, किला था, चारों तरफ से बंद था। उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार 10 मिनट तक की। ठीक है, वो बौछार चालू कर दिया गोलियों की। हजारों लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। इस घटनाओं को जालियाबाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, जालियाबाग हत्याकांड वैसे कहा जाता है। साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन देख लीजिए। तो ब्रिटिश की नई सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोजन का गठन कर दिया। यह आयोजन भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन कर उसके बारे में सुझाव देगा। ठीक है, सुझाव देगा। यह आयोग भारत के लिए बना है, परंतु इसका कोई भारतीय सदस्य नहीं है। इसके सभी सदस्य अंग्रेज हैं। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीय इसके विरोध में नारे लगा रहे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ। लाहौर में इस कमीशन के विरोध कर रहे भारतीयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज जिससे लाला लाजपत राय, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारतीयों के असंतोष को दूर करने में असमर्थ रही। ठीक है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेश के खिलाफ प्रतिरोध का एक क्या था? असरदार प्रतीक था। 8वां, गांधी जी नमक यात्रा का वर्णन करिए। 2 तरीकों से पूछ सकता है। तो गांधी जी की नमक यात्रा क्या थी? महात्मा गांधी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक माना। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें कुछ मुख्य मांग नमक कर खत्म करना था। ठीक है, नमक कर खत्म करना था। गांधी जी ने एक पत्र द्वारा चेतावनी दी कि यदि 11 मार्च तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। ठीक है, इरविन के द्वारा उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया। जिसके बाद तब गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा शुरू कर दी। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। ठीक है, इस तरह अंग्रेजों की शांति तथा औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन भी किया। बहुत सारे स्थानों पर
वन्य कानूनों का उल्लंघन करने लगे। इस प्रकार नमक यात्रा उपनिवेश के खिलाफ प्रतिरोधों का एक असरदार प्रतीक सिद्ध हुआ। ये था पहला पार्ट। पहले पार्ट में इतना है, ठीक है, इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे देखेंगे, ठीक है। इस अध्याय में दी गई भारत की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनियम की छवि की तुलना करें। तो इसमें जर्मेनियम और भारत की छवि का जो है तुलना, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए इस पार्ट को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और इस पार्ट के बाद दूसरे पार्ट का इंतजार करिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे या फिर आई बटन पे लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए जब सेकंड पार्ट आ जाएगा तो।